दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी लोकसभा सीटों की जिनकी चर्चा इस लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा है या होने वाली है। उनमें से जैसे कि हैदराबाद की सीट है, लखनऊ की सीट है, वाराणसी की तो सीट है ही है, वायनाड की सीट है, अमेठी की सीट है, बहरामपुर की सीट है जहाँ से यूसुफ पठान खड़े हैं, मंडी की सीट है जहाँ से कंगना रनावत खड़ी हैं। तो कुछ सीटों के बारे में हम बातचीत करेंगे जो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी से शुरू करते हैं क्योंकि फ़िलहाल वो प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से अजय राय वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अगर आप वाराणसी का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाराणसी का रिकॉर्ड हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है। अगर 2004 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो 1991 से लेकर के 2024 तक लगातार इस सीट पर बीजेपी ही का कब्जा रहा है। यानी 1991 से 2004 तक और 2004 से 2009 तक कांग्रेस जीती थी और फिर 2009 से 2024 तक यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा। 2009 में मुरली मनोहर जोशी थे और फिर 2014 और 2019 में लगातार प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से जीतते आए हैं और अब तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी यहीं से बीजेपी की कैंडिडेट हैं। और प्रधानमंत्री मोदी चूँकि बीजेपी का प्रमुख फेस हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से वो 2 बार के सिटिंग सांसद हैं। पहली बार 2014 में और फिर दूसरी बार 2019 में ये सांसद बने हैं। 2014 की बात करें तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को मिले थे 5,81,022 वोट मिले थे, जबकि इनके विपक्ष में 2014 में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे और उनको 2,09,238 वोट मिले थे। यानी अरविंद केजरीवाल 3,71,784 वोट से हार गए थे प्रधानमंत्री मोदी से चुनाव। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें तो कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर आए थे, उनको मिले थे 75,614 वोट मिले थे। लेकिन 2019 में यही आंकड़ा बढ़ करके और आगे हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में मिलते हैं बनारस से 6,74,664 वोट मिलते हैं और इस बार समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। शालिनी यादव करके समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्हें मिले थे 1,95,159 वोट और तीसरे नंबर पर एक बार फिर से INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अजय राय थे, इनको मिले थे 1,52,548। तो दूसरे नंबर पर शालिनी यादव थी। तो शालिनी यादव कितने वोटों से हारी थी प्रधानमंत्री मोदी से? 4,79,505 वोटों से हारी थी। ये 2 कार्यकाल का पूरा ब्यौरा रहा है वाराणसी का। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी और वर्सेस अजय राय हैं। अजय राय पीछे लगे हुए हैं लगातार, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का जाहिर है सहयोग है, तो समाजवादी पार्टी और दोनों का वोट एक साथ पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी का वोट एक अलग तरीके से पड़ेगा। तो इस तरीके से कांटे का टक्कर है इस बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में। देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ से जीतेगा। ये तो पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है। अब आते हैं हम दूसरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो है हैदराबाद की सीट। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का जो गढ़ है हैदराबाद, वहाँ से इस बार बीजेपी ने एक महिला कैंडिडेट को उतारा है और उनका नाम है माधवी लता। करीब करीब 49 साल की माधवी लता हैं और असदुद्दीन ओवैसी के सामने इस बार वो ताल ठोक रही हैं। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी खास तौर पर आपको बताएं 2004 से 2024 तक लगातार 20 सालों से 4 बार के ये सांसद रहे हैं हैदराबाद सीट से और ये हैदराबाद सीट उनकी पुश्तैनी सीट मानी जाती है क्योंकि 1984 से लेकर के 2024 तक यानी बीते 40 सालों से अब तक असदुद्दीन ओवैसी का ही कब्जा रहा है। 20 साल तक उनके पिताजी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से लेकर के 2004 तक और 2004 से असदुद्दीन ओवैसी 2024 तक, यानी 20 साल पिता और 20 साल बेटे। इस सीट से ओवैसी परिवार को कोई हरा नहीं पाया है। लेकिन इस बार माधवी लता कहती हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी को 1 लाख वोटों से हराएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या समीकरण है, क्या वाकई में हरा पाएंगे? अगर आप हैदराबाद के उस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे तो वो पूरा पुराने हैदराबाद का ज़्यादातर हिस्सा आता है और उसमें असदुद्दीन ओवैसी की ज़बरदस्त पैठ है। और पुराने हैदराबाद में गया हूँ खुद वहाँ, तो वहाँ गली गली में MIM के कार्यकर्ता आपको दिखेंगे। तो इस एतबार से कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में बात करें, क्योंकि ये सीट बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की सीट को लेकर के जब हम बात करते हैं तो 2004 से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2004 से असदुद्दीन ओवैसी ने लड़ना शुरू किया और बीजेपी खासतौर से यहाँ पर लगातार पीछा बनाए हुई है। बीजेपी ने पहली बार हैदराबाद की सीट पर
असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के खिलाफ 1991 में अपना कैंडिडेट उतारा था और उसके बाद से बीजेपी लगातार इस सीट को कंटेस्ट कर रही है, लेकिन अब तक उसको कामयाबी नहीं मिल पाई है। हम 2004 से इसकी शुरुआत करते हैं तो 2004 में देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था एमआईएम के कैंडिडेट के तौर पर और उन्हें 3,78,854 वोट कुल मिले थे और उनके जो बिल मुकाबिल थे, प्रतिद्वंदी थे, वो जी सुभाष चंद्र जी, उनको मिले थे 2,78,709 और वो 1,01,45 वोटों से चुनाव हार गए थे। ये बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो आप देखिए कि बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। उसके कैंडिडेट थे कोंडा लक्ष्मण रेड्डी, ये 2,49,516 वोट पाए थे, ये तीसरे नंबर पर गए थे। और चौथे नंबर पर मजलिस बचाओ तहरीक, ये मजीदुल्लाह खान लड़े थे और ये चौथे नंबर पर आए थे। इनको 47,560 वोट मिले थे। ये 2004 का ब्यौरा रहा। अब आते हैं 2009 के इलेक्शन पर। तो 2009 में हम देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर पहले नंबर पर आते हैं, 3,08,061 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर जाहिद अली टीडीपी के तरह थे, तेलुगु देशम पार्टी। आपको याद होगा कि 2009 के बाद ही तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ और जो टीडीपी थी यानी तेलुगु देशम पार्टी, जिसको बनाया था एनटी रामाराव ने, जो कि फिल्मी दुनिया से थे, तो दरअसल उन्होंने पार्टी बनाई, फिर उन्होंने चुनाव जीता बहुत ही कम समय में और उसने बहुत अच्छा वर्चस्व बनाया था। लेकिन दरअसल वो आंध्रा बेस्ड पार्टी थी। यही वजह है कि अब टीडीपी शिफ्ट हो गई है आंध्रा की तरफ और तेलंगाना में अब उसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, चुनाव जीतते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से टीडीपी की तरफ से जाहिद अली खान खड़े हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में उनको जो वोट मिले थे वो 1,94,196 वोट मिले थे और असदुद्दीन ओवैसी को 3,08,100 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस आई थी इस बार भी और पी लक्ष्मण राव खड़े हुए थे और उन्हें 93,917 वोट मिले थे कांग्रेस की तरफ से। और चौथे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी आई थी। ये 2009 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। इसमें सतीश अग्रवाल करके 75,503 वोट उनको मिले थे। ये 2009 का पूरा आंकड़ा है, जब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस सत्ता में थी। अब आते हैं 2014 पर, जहां से बीजेपी की शुरुआत होती है और बीजेपी 2014 में जब आती है तो असदुद्दीन ओवैसी यहां से एक बार फिर चुनाव मैदान में होते हैं। उन्हें 5,13,868 वोट मिलते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को मिलते हैं 3,11,414 वोट। यानी बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो कितने वोटों से हारा था? यहाँ 2,02,454 वोटों से हार गया था। उनका नाम था डॉक्टर भगवंत राव। डॉक्टर भगवंत राव दूसरे नंबर पर आए थे बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर। याद रखना चाहिए, क्योंकि जब माधवी लता कहती हैं कि हम ओवैसी को 1 लाख वोटों से हराए थे, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कितने मार्जिन से बीजेपी यहाँ ओवैसी से हारी थी। वहीं 2019 पर जब आ जाते हैं तो 2019 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी 2019 में जीतते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ 2019 में मिलता है 5,17,471 वोट और फिर एक बार डॉक्टर भगवंत राव बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर दूसरे नंबर पर आते हैं 2019 में भी। इन्हें मिलता है 2,35,285 वोट और ये हारते कितने से हैं? 2,82,186 वोट से हारते हैं। तो 2,82,186 वोट से हारे थे। इसमें खास तौर से आपको बताएं कुल 15 कैंडिडेट खड़े हुए थे और नोटा का भी जो अगर जोड़ दें तो 16 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो नोटा को मिले थे 5,653 वोट। तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग असंतुष्ट भी नहीं हैं, यानी बहुत कम संख्या में नोटा पे वोट पड़े। तो असदुद्दीन ओवैसी ने 2,82,000 से अधिक वोटों से हराया था डॉक्टर भगवंत राव को, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। लेकिन अब जबकि 2024 का इलेक्शन सामने है और यहाँ पर बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी के कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं कि ओवैसी को हम 1 लाख से अधिक वोटों से हराएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको हराएगा। बहरहाल, लेकिन ऐसा इतना मजबूत समीकरण है कि ऐसा लगता नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को हरा पाना इतना आसान है। अगर आप देखें तो ओवैसी ब्रदर का पूरा वहाँ पर एक जलवा है। चंद्रायन गुट्टा जो असेंबली हल्का है, वहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, वहाँ से करीब 5 से 6 बार वो वहाँ से लगातार एमएलए रहे हैं। यानी बिल्कुल लगातार सिलसिला है जो कुछ भी है ओवैसी परिवार का। तो आसान नहीं होगा किसी के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे कैंडिडेट को हराना उनके गढ़ में जाकर के। अब आते हैं हम एक दूसरी सीट पर और हम बात करते हैं सिवान की सीट की। दोस्तों, सिवान सीट भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इस वक्त शहाबुद्दीन जी की पत्नी हिना शहाब वहाँ से ताल ठोक रही हैं और ख़ास बात यह है कि इस बार वो इंडिपेंडेंट होकर के ताल ठोक रही हैं। आरजेडी से उनका नाता हट गया है और आरजेडी को वो चुनौती दे रही हैं।
ख़ास बात यहाँ पर यह है कि शहाबुद्दीन जो थे वो यहाँ से 3 बार के सांसद रहे हैं। 1998 से लेकर के 2009 तक वो लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। तो इस तरीके से 3 बार के सांसद, लेकिन 2009 के बाद से उनकी पत्नी हिना शहाब यहाँ से लगातार लड़ रही हैं और 3 बार से वो हार रही हैं। यानी 3 बार शहाब साहब यहाँ से सिवान से एमपी थे और 3 बार से 2009, 2014 और 2019 ये तीनों बार हिना शहाब यहाँ से हारी हैं। और लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि दूसरे ही नंबर पर रही हैं, खास बात यह है। लेकिन इस बार जो है वो इंडिपेंडेंट होंगी, निर्दलीय होंगी। और यहाँ से जो कैंडिडेट हैं गठबंधन के, उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी। तो अवध बिहारी चौधरी दरअसल यहाँ उनके बिलमुकाबिल खड़े हैं। बहरहाल एक बार देखने वाली बात होगी कि कौन जीतेगा। हालांकि इस बार अगर देखें 2019 पर, तो 2019 में यहाँ से जेडीयू की एक महिला कैंडिडेट जीती थी, यानी जेडीयू के खाते में है फिलहाल ये सीट। और इस सीट पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों का वर्चस्व है और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बार लेकिन जाहिर सी बात है जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो गठबंधन का हिस्सा हैं। तो इस एतबार से आप कहा जा सकता है कि अवध बिहारी चौधरी वो जीत सकते हैं यहाँ पर। हिना शहाब चूँकि इंडिपेंडेंट है, पार्टी का बहुत असर होता है और अब शहाबुद्दीन का उतना असर नहीं रहा सिवान में, इसी वजह से बहुत कम चांस हैं हिना शहाब के जीतने का। जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तब नहीं जीत पाई, तो अब तो जाहिर है कि बहुत कम चांस है जीतने का। तो ये सिवान की एक सीट थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णिया की सीट की। दोस्तों पूर्णिया की सीट एक ऐसी सीट है जो इस वक्त हॉट सीट बन गई है, क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने अपनी पार्टी का जन अधिकार पार्टी जो थी उसका विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में। लेकिन लोग ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक तौर पर पप्पू यादव ने शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने जो पर्ची होती है वो नहीं कटवाई थी। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर पर्ची नहीं कटवाई थी तो आधिकारिक तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं हुए। तो अगर वो इंडिपेंडेंटली वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं पूर्णिया से, तो कांग्रेस पार्टी उनका पार्टी के सतह पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर पार्टी के मेंबर ही नहीं है। तो इस तौर पर पूर्णिया से आज़ादाना तौर पर पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके बिल मुकाबिल आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बीमा भारती को वहाँ से उतार दिया है। हालांकि वो जेडीयू का गढ़ रहा है, अभी फिलहाल उस सीट पर जेडीयू का कब्जा है, लेकिन पप्पू यादव और आरजेडी दोनों के बीच में घमासान हो गई है। तो शायद एक बार फिर से जेडीयू के ही पाले में चला जाए, क्योंकि पप्पू यादव अच्छा खासा वोट हासिल कर सकते हैं और फिर पार्टी के तौर पर आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं बीमा भारती वो भी अच्छा खासा वोट हासिल करेंगे। तो दोनों का वोट बढ़ जाएगा और आसानी के साथ जेडीयू या बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीत जाएगा। तो ये है पूर्णिया की सीट का समीकरण, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। एक सीट और है बहरामपुर की सीट, जो कि पश्चिम बंगाल में आती है। आपको याद होगा जब यूसुफ पठान के नाम की घोषणा हुई टीएमसी की तरफ से, क्योंकि बहरामपुर सीट वही सीट है जहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी 2009 से जब से वो सीट बनी है लगातार 3 बार के वो सिटिंग सांसद रहे हैं। यानी 5 लाख कुछ वोट पाए थे और 5 लाख ही कुछ वोट पाए थे कौन, दूसरे नंबर के कैंडिडेट टीएमसी के। तो टीएमसी लगातार पीछा कर रही है, लेकिन इस बार टीएमसी ने दांव खेला है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा हैं और यूसुफ पठान एक ऐसा चेहरा है जो कि क्रिकेट की दुनिया से हैं, फेमस चेहरा है और मुस्लिम भी हैं। तो एक तरीके से टीएमसी के लिए बहुत सूटेबल था। यही वजह है कि जब टीएमसी ने यूसुफ पठान को बहरामपुर सीट से एज ए कैंडिडेट उतारा, अधीर रंजन चौधरी की धुकधुकी बढ़ गई और अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि टीएमसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अगर चाहते तो उनको दूसरी सीट से राज्यसभा भेज देते वगैरह वगैरह, कई तरह की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो इससे पता चला कि अधीर रंजन चौधरी के लिए रास्ता आसान नहीं है, यहाँ से यूसुफ पठान जीत सकते हैं टीएमसी के कैंडिडेट के तौर पर। तो इस तरीके से ये वाली सीट भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई, वरना इससे पहले इस सीट की बहुत ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करता था, लेकिन यूसुफ पठान के बाद इस सीट की बात हो रही है। अब एक और सीट की हम बात करते हैं और वो सीट है कृष्णा नगर की सीट, वो भी पश्चिम बंगाल में है, जहाँ से महुआ मोइत्रा आती हैं। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी के मामले में उनको एक्सपेल कर दिया था लोकसभा से, और फिर एक बार दोबारा से टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया है उसी सीट से, कृष्णा नगर सीट से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कृष्णा नगर सीट से जो इस बार ताल ठोक रही हैं वो भी महिला कैंडिडेट हैं, और बीजेपी ने किसको उतारा है, रानी अमृता राय को उतारा है। रानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको रानी ही वहाँ कहा जाता है। ये उसी ख़ानदान से आती हैं, राजा कृष्णचंद रॉय, जिनके नाम से ये सीट पड़ी है कृष्णा नगर, कृष्णचंद रॉय उन्हीं के ख़ानदान से आती हैं।
इसी वजह से आप इसको कह सकते हैं ये रॉयल फैमिली से हैं, रानी इसी वजह से इनका नाम वहाँ पर रखा गया है। और बीजेपी में हाल ही में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद फ़ौरन बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट वहाँ से घोषित कर दिया। तो इस तरीके से बीजेपी की बिल्कुल नई नवेली वहाँ की रानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। बहुत ज़्यादा मास कनेक्ट तो उनका कुछ नहीं है रानी साहिबा का, लेकिन रानी परिवार से हैं, राजा कृष्णचंद्र रॉय की फैमिली से हैं, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि एक बार हो सकता है बीजेपी को चांस मिल जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। महुआ मोइत्रा की ही जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। बहरहाल अब इसके अलावा एक ऐसी सीट पे बात करते हैं, महाराष्ट्र की बारामती सीट। और ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर एक ही परिवार के लोग मैदान में हैं, पवार वर्सेस पवार। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि एनसीपी में दो फाड़ हो गया है, एक अजीत पवार और दूसरा शरद पवार। तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उसी सीट से लड़ रही है, बारामती से, और उसी सीट से अजीत पवार की पत्नी, उनका नाम है सुनीता पवार। तो सुनीता पवार और सुप्रिया सुले दोनों एक साथ एक ही थाली में खाने वाली, एक ही साथ रहने वाली, लेकिन अब दोनों इस चुनावी समर में बिल मुकाबिल खड़ी हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी प्रचार और अभियान सब कुछ कर रही हैं। इस तरीके से ये सीट भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। देखने वाली बात यह है कि कौन पवार का परिवार इस पर बाजी मारता है, सुप्रिया सुले या फिर सुनीता पवार। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एक दूसरी सीट की, लखनऊ सीट की। दोस्तों, लखनऊ सीट भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि लखनऊ से बीजेपी हमेशा से जीतती आई है। दोस्तों, लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है। तो 5 बार के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से, लालजी टंडन यहीं से 2009 में, और 2014 और 2019 2 बार से लगातार राजनाथ सिंह, और एक बार फिर से राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। तो इस बार राजनाथ सिंह और उनके मुकाबले में जो खड़े हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समूचा गठबंधन के कैंडिडेट, उनका नाम है रविदास मेहरोत्रा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि माना जा रहा है कि रविदास मेहरोत्रा का हो सकता है टिकट कट जाए, लेकिन अभी फिलहाल जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक रविदास मेहरोत्रा के नाम पर मोहर लगी हुई है और वही चुनावी प्रचार में है। तो इस तरीके से रविदास मेहरोत्रा लगातार चुनावी अभियान कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का ही गढ़ रहा है। मैं आपको अगर इसका रिकॉर्ड बताऊं तो ये 1991 से लेकर 2024 तक लगातार बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है, लखनऊ सीट पर। अब आइए हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा चर्चित सीट वायनाड की, राहुल गांधी की सीट। जी हाँ, बिल्कुल, राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति जिसने 3 बार अमेठी से चुनाव लड़ा और अमेठी से चुनाव जीता, लेकिन 2019 में अमेठी से वो चुनाव हार गए और वो चले गए थे केरला के वायनाड, वहाँ से चुनाव जीतने के लिए, और वहाँ से चुनाव जीते भी, क्योंकि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे 2019 में, एक तो अमेठी और दूसरा वायनाड। तो वायनाड में तो उन्हें करीब करीब 7 लाख से अधिक वोट मिला। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में राहुल गांधी को वायनाड में जो वोट मिले थे वो 7,06,367 वोट मिले थे, और उनके बिलमुकाबिल सीपीआई के नेता थे पीपी सुनीर, उनको जो मिले थे 2,74,597 वोट मिले थे। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने भारी मतों से, यानी 7 लाख से अधिक वोट पाए थे, और इस बार राहुल गांधी फिर वायनाड से चुनावी मैदान में है। तो चूंकि कांग्रेस का वो गढ़ रहा है 2009 से, जब से वो सीट बनी है 2009, 2014, 2019 लगातार कांग्रेस वहां से जीती है, और खास बात है कि सीपीआई लगातार दूसरे नंबर पर थी, और इस बार तो जाहिर है कि गठबंधन है तो फिर कोई तीसरा मध्य मुकाबिल है ये नहीं है। तो राहुल गांधी बहुत ही सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, सेफ सीट है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, बिल्कुल सेफ सीट राहुल गांधी के लिए है। लेकिन अब जब हम दूसरी सीट की बात करेंगे, उनकी दूसरी सीट अमेठी की, तो अमेठी में बात आ जाएगी कि इस बार कौन लड़ेगा गांधी परिवार की तरफ से। रायबरेली की तरफ से तो कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, क्योंकि अब उनकी मां सोनिया गांधी जाहिर सी बात है नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद हैं। तो प्रियंका गांधी के चांस है रायबरेली से लड़ने से। लेकिन अब अमेठी की सीट, जो कि राहुल गांधी की सीट थी, वहां से इच्छा रखते हैं सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के हस्बैंड, उन्होंने इच्छा जताई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो इस पर लड़ेंगे। लगता क्या है, लगता यह है कि राहुल गांधी वायनाड से जब वहां वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये प्रक्रिया होगी यहाँ नॉमिनेशन की, तो हो सकता है कि राहुल गांधी एक बार फिर से यहाँ पर्चा दाखिल कर दें अमेठी से, ऐसा माना जा रहा है, मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। तो अगर यहाँ से राहुल गांधी एक बार फिर से पर्चा दाखिल करते हैं तो शायद पुराना रिजल्ट ही दोहराया जाएगा, क्योंकि जब एक कैंडिडेट 2 जगह से खड़े हो जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है नहीं इस जगह को लेकर के, तो हम क्या जीता है। तो इसी वजह से, हालांकि आपको बताऊं कि
राहुल गांधी सिर्फ 55,000 कुछ वोटों से हारे थे, स्मृति ईरानी से ज़्यादा वोटों से नहीं हारे थे। लेकिन चूंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे तो शायद इसी वजह से अमेठी की जनता कंफ्यूज हो गई कि उनको क्या करेंगे हम जिता करके। तो शायद इस बार भी उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो 2 जगह से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे अगर अमेठी से पर्चा भरा तो। शुरू से ही गांधी परिवार का ही वहाँ से संजय गांधी भी चुनाव लड़े, यानी यूँ कह लीजिए कि वो पूरा गढ़ रहा है गांधी परिवार का। लेकिन स्मृति ईरानी ने भी वहाँ अपना घर खरीद लिया है और उन्होंने अपना वोट भी वहीं रजिस्टर्ड करवा लिया है। तो इस तरीके से स्मृति ईरानी पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं अमेठी को लेकर के। ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी जीत जाएंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रवैया वहाँ दिखा रहे हैं। तो अमेठी की सीट शायद राहुल गांधी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड ना हो, लेकिन रायबरेली की सीट गांधी परिवार जीत सकता है। अब बात करते हैं एक और चर्चित सीट, मंडी की सीट। जी हाँ, मंडी की जो कि हिमाचल में है, मंडी की सीट पर बीजेपी का इस वक्त कब्जा है। 2014 और 2019 से लगातार बीजेपी उस पर काबिज है और इस बार बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनावत को टिकट दिया है। और प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वीरभद्र सिंह उस सीट से सांसद भी रह चुके हैं मंडी से। तो वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कंगना रनावत। हाल ही में कंगना रनावत को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है यहाँ से, और इन्होंने जिस तरीके से रायता फैलाया है वो समेटे नहीं समेट रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे जब देश आज़ाद हुआ था, जबकि सब जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसको लेकर के चंद्र कुमार बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, उन्होंने आपत्ति भी जताई और कहा कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं, हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश है। दोस्तों शायद वो एग्जाइल प्रधानमंत्री की बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं एग्जाइल प्रधानमंत्री की बात कर लूँ तो एग्जाइल प्रधानमंत्री दरअसल वो नहीं थे, सिंगापुर में वो रहते थे। लेकिन अगर पहले प्रधानमंत्री की बात करें एग्जाइल के तौर पर तो सुभाष चंद्र बोस को नहीं कहेंगे बल्कि मौलवी बरकतुल्लाह भोपाली को कहेंगे। ये हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन चूंकि कंगना रनावत शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की छात्रा हो सकती हैं, कंगना रनावत शुरू से बिल्कुल नाचने कूदने में अलग रही हैं, तो इस वजह से शायद उन्हें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का गहराई के साथ ज्ञान नहीं है, अध्ययन नहीं है, या उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो थोड़ा सा वो दूसरे तरीके का सोचती हैं, वो उस टाइप का सोचती हैं कि जो देश की आज़ादी 2014 के बाद में मिली है और 2014 से पहले तो आज़ादी भीख में मिली थी, वो उस टाइप का सोचती हैं। तो ये कैंडिडेट एक बार हैं, लेकिन बीजेपी का एक दमदार सिंबल है इनके सामने, तो शायद हो सकता है ये चुनाव जीत भी जाएं, क्योंकि बीजेपी यहाँ से लगातार 2014 और 2019 से जीतती आ रही है। तो हो सकता है कंगना रनावत को बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा पहुँचने का यहाँ से मौका मिल जाए। बहरहाल ये मंडी की सीट के बाद हम बात करते हैं अनंतनाग की सीट। अनंतनाग की सीट हमने इसलिए चुना क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वहाँ महबूबा मुफ्ती तो लड़ ही रही हैं, उसके साथ साथ गठबंधन ने अपना एक कैंडिडेट उतार दिया है मियां अल्ताफ को एनसी की तरफ से, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो गठबंधन का मामला ऑलमोस्ट डामाडोल ही है हर जगह। अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में 3 सीटों पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और 3 सीटों पर एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, क्योंकि वो भी गठबंधन का पार्ट है, तो महबूबा मुफ्ती ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया है मजीद, और उन्हीं में से एक सीट अनंतनाग की सीट है। अनंतनाग में खुद वो महबूबा मुफ्ती लड़ रही हैं और गठबंधन की तरफ से मियां अल्ताफ लड़ रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के बीच में शायद फाइट होगी। हालांकि एक तीसरे कैंडिडेट के तौर पर भी आ गए हैं गुलाम नबी आज़ाद, वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो 2 चीफ मिनिस्टर टकराएंगे और साथ साथ गठबंधन का कैंडिडेट टकराएगा। लेकिन चूंकि गुलाम नबी आज़ाद अभी वो आज़ाद हैं, हालांकि याद रहना चाहिए कि जब 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था तो बीजेपी ने उनको बहुत ज़्यादा लेकर सहानुभूति जताई थी और प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे उन पर। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक वहाँ पर कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है, तो शायद बीजेपी का समर्थन उनको होगा गुलाम नबी आज़ाद को। तो इस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा मियां अल्ताफ, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में। हालांकि आपको ये बात बताते चलें कि अनंतनाग की जो सीट रही है वो महबूबा मुफ्ती की लगभग आप कह सकते हैं पारिवारिक सीट रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद यहीं से सांसद रह चुके हैं। तो एक तरीके से महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि यहाँ हमको वॉकओवर मिल जाए, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला उनको यहाँ देखना पड़ेगा। बहरहाल ये कुछ सीटें थी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत छोटी मोटी सीटों की देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटें हैं, जैसे कि आप इधर जाएंगे तो लखीमपुर खीरी की सीट है, जहां वो पूरी तिकोनिया वाली घटना हुई थी,
वहाँ से एक बार फिर से बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी को, यानी जिनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने किसानों पर कार चढ़ाई थी कथित तौर पर, तो उनको कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, अजय मिश्रा को। और लखीमपुर के बारे में बता दें आपको कि लखीमपुर को मिनी पंजाब कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी रहती है, किसान बड़ी संख्या में रहते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं होगा लखीमपुर खीरी की सीट। वहीं अगर इसके अलावा बिजनौर की सीट की बात करें तो यहाँ पे भी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो कई तरह की उत्तर प्रदेश में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहरहाल सीटें इतनी हैं कि अगर हम आपको बताते जाएंगे सीट वाइज तो आपको ये वीडियो 1-2 घंटे तक देखना पड़ जाएगा, लेकिन चूंकि वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि हम इसके बाद एक एक सीट को सेपरेटली कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा चर्चित होंगी, ताकि थोड़ा शॉर्ट वीडियो में आसानी के साथ आपको पूरी नॉलेज मिल सके। बहरहाल हमने कुछ चर्चित सीटों के बारे में आपको बताया। इन तमाम सीटों पर कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये तो समय बताएगा। हमने आपको थोड़ा-सा आकलन दे दिया, आपको बता दिया कि कौन-कौन लड़ रहे हैं और कौन जीत सकते हैं, किनका समीकरण अच्छा है वगैरह। बाकी इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमको बताइए, क्योंकि हम पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत गहराई के साथ कवर करते हैं। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और अगर पेज को फॉलो कर लेंगे तो आपको न केवल न्यूज़ बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग से संबंधित वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे फेसबुक पेज पर।